एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रिटिश काल में किस तरीके से भारतीय चित्रकला का विकास हुआ उसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। अभी तक अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पूरा मध्यकाल के भारत के इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को 18वीं सदी में जो क्षेत्रीय राज्य हुए थे उनमें किस तरीके से चित्रकला का विकास हुआ था उसके बारे में डिटेल में बताया था। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि इसमें 18वीं सदी में बहुत सी जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भी भारत में आने लगी थी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब वो यूरोपीय कंपनियां भारत में आकर अपना व्यापार करने लगी थी, उसके बाद फिर अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगी थी, तो उस टाइम पर किस तरीके से भारत की जो चित्रकला है उसका विकास हुआ था उसके बारे में मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग एंसेंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का भी सिलेबस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 18वीं सदी में हम लोग देखते हैं कि मुग़लों का पतन होने लगता है और बहुत से छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य उभर कर सामने आते हैं जो उस टाइम पर बहुत ही कमज़ोर राज्य हुआ करते थे। और इसी का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ या फिर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। और किस तरीके से विस्तार किया और फिर बाद में उन्होंने क्या क्या किया वो हम लोग जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे उस टाइम पर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर जो अंग्रेज़ व्यापारी थे, जब वो भारत में अपना विस्तार करने लगे थे तो उन्होंने यहाँ की जो क्षेत्रीय कला है उसको भी संरक्षित करने के प्रयास किए। तो इस काल में यानी कि जब ये ब्रिटिश व्यापारी भारत में आने लगे थे उस टाइम की अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम हमें कौन कौन सी चित्रकला की शैलियाँ देखने को मिलती थी। तो इनमें कुछ प्रमुख शैली थी जैसे कि पटना कलम, इसके अलावा मधुबनी चित्रकला, इसके अलावा पुनर्जागरण शैली या फिर बंगाल शैली, इसके अलावा बर्ली चित्रकला शैली, इसके अलावा पटचित्र जो कपड़ों या फिर कागज़ पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें पटचित्र कहा जाता है। तो ये सारी जो चित्रकला की शैलियाँ हैं इन सब का विकास ब्रिटिश काल में हुआ था। तो अब हम लोग इनको एक एक करके डिटेल में बात कर लेते हैं कि इनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हुआ करती थी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पटना कलम के बारे में। पटना कलम जो चित्रकला है अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत कागज़, कपड़े और हाथी दाँत पर लघु चित्रों के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि ये वाली जो चित्रकला है वो ज़्यादातर कागज़ पर बनाई जाती थी या फिर जो कपड़े यानी कि जो हमारे वस्त्र या फिर क्लोथ्स होते हैं उन पर जो डिज़ाइनिंग बनाई जाती हैं, उन पर जो सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा हाथी का जो दाँत होता है उस पर भी बहुत छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। तो वो इस तरीके की जितनी भी चित्रकला होती थी वो पटना कलम के अंतर्गत आती थी। अब हम लोग अगर बात करें कि पटना कलम जो चित्रकला है इसके प्रमुख विषय कौन कौन से हैं, यानी विषय कहने का मतलब होता है कि किसके बारे में ये जो चित्र हैं वो बनाए जाते थे। तो इनमें किसान के चित्र बनाए जाते थे, इसके अलावा बढ़ई, लोहार, इसके अलावा जितने भी वहाँ पर त्यौहार या फिर फंक्शंस सेलिब्रेट किया जाते थे, इसके अलावा जो बाज़ार लगाए जाते थे वहाँ पर, तो इन सब के जो दृश्य हैं उनको चित्रों के माध्यम से ये वाली जो चित्रकला है उसमें दिखाया जाता था। यानी कि अगर हम लोग इन्हें सिंपल वे में कहें तो पटना कलम चित्रकला वो चित्रकला है जिनमें कागज़, कपड़े और हाथी दाँत पर ये आम जनजीवन से संबंधित जो चित्र हैं वो बनाए जाते थे। तो उसे ही हम लोगों ने पटना कलम चित्रकला कहा है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके रंगों के बारे में बात करें, यानी कि ये जो चित्र बनाए जाते थे उनमें जो रंगों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि उनमें जो कलर्स भरे जाते थे वो नेचुरल कलर यानी कि प्राकृतिक रंग हुआ करते थे। यानी कि इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था।
और प्राकृतिक रंग कौन कौन से होते हैं ये मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है। लाल, हरा, नीला, इस तरीके के जो कलर होते हैं वो प्राकृतिक कलर होते हैं। बाकी के जितने भी कलर्स होते हैं वो इन कलर से मिलाकर ही और कलर बनाए जाते हैं। इनमें सफ़ेद और काला भी प्राकृतिक रंग में ही आता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये वाली जो चित्रकला है इसमें प्राकृतिक रंगों का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था। ये वाले जो चित्र आप लोग देख रहे हैं ये पटना कलम चित्रकला के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि इसमें बताया, इसमें बढ़ई, किसान, ये और भी जितने भी आप लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके के जो चित्र हैं वो पटना कलम चित्रकला के अंतर्गत बनाए जाते थे। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में, यानी कि मधुबनी चित्रकला के बारे में। तो मधुबनी जो चित्रकला है वो कहाँ पर बनाई जाती थी, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बिहार के जो मिथिलांचल वाला क्षेत्र है, मिथिलांचल वाले क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आता है, तो इसमें मधुबनी, सहरसा, दरभंगा, इसके अलावा समस्तीपुर और बिहार के अलावा नेपाल के जो तराई वाला एरिया है वहाँ पर मधुबनी पेंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित देखने को मिलती है। इसमें अगर हम लोग बात करें, ये यहाँ पर मुख्यतः महिलाओं के द्वारा चित्रण किया जाता था। यानी कि इनमें जो ज़्यादातर जो महिलाएं होती थी वो ही मधुबनी पेंटिंग्स डिज़ाइन करती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे पुरुष यानी कि जो मेल हैं वो भी बड़े पैमाने पर मधुबनी चित्रकला में चित्र बनाने लगे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये वाली जो चित्रकला है इसमें हमें भित्ति चित्र, लघु चित्र, इसके अलावा अरिपण इत्यादि के रूप में चित्रकला दिखाई देती है। अब अरिपण क्या होता है ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। भित्ति चित्र और लघु चित्र क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता चुकी हूँ। लघु चित्र वो होते हैं जो कागज़ या फिर ऐसे ही ज़मीन पर या फिर पत्ते पर बनाए जाते हैं, वो लघु चित्र होते हैं, जो छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं। जबकि भित्ति चित्र जो होते हैं वो ज़्यादातर दीवारों पर या फिर ज़्यादातर गुफाओं में, अभी तक एंशिएंट टाइम में जितने भी भित्ति चित्र के एग्जाम्पल मिले हैं वो ज़्यादातर गुफाओं में या फिर जो पत्थर की दीवारें होती हैं उन पर बनाए जाते हैं, तो उन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है। तो इस तरीके के जो चित्र हैं वो हमें मधुबनी पेंटिंग में देखने को मिलते हैं। इनमें भी अगर हम लोग भित्ति चित्र के बारे में बात करें तो वो भी दो तरीके से बनाए जाते थे। किस किस तरीके से बनाए जाते थे, तो इनमें पहला तो होता था देवता घर की दीवारों पर चित्रण। यानी कि देवता घर हम लोग कह सकते हैं मंदिर, क्योंकि देवता घर का कहने का मतलब है जहाँ पर देवताओं की पूजा की जाती थी उनका जो घर होता था, या फिर हम सिंपल वे में इसे मंदिर कह सकते हैं। तो मंदिर की दीवारें जो होती थी उन पर भित्ति चित्र मधुबनी चित्रकला में बनाए जाते थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नवविवाहित के रहने वाले घर के दीवारों पर चित्रण, यानी कि अगर किसी की नई नई शादी हुई है, नवविवाहित का जो घर होता था उसकी भी दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग की भित्ति चित्र के प्रमाण हमें मिलते हैं। तो ये मधुबनी चित्रकला के बारे में आप लोग देख सकते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मधुबनी चित्रकला के दिखाई देते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये गणेश भगवान का चित्र है, इसके अलावा ये आप लोग मछली का चित्र देख सकते हैं। तो इस तरीके की जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी उन्हें मधुबनी चित्रकला के अंतर्गत रखा जाता है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें अरिपण के बारे में, जैसा कि मैंने अभी बताया मधुबनी चित्रकला में हमें 3 तरीके के चित्र देखने को मिलते हैं। पहला लघु चित्र, दूसरा भित्ति चित्र और तीसरा होता है अरिपण। अब अरिपण क्या होते हैं, तो अरिपण के अंतर्गत चौखट, फर्श इत्यादि पर विभिन्न रंगों से मांगलिक चित्र बनाए जाते हैं। यानी कि ये आप लोगों ने प्रेजेंट टाइम में भी देखा होगा, घर की जो चौखट होती है यानी कि जो दरवाजे पे जो घर की चौखट होती है उस पर छोटे छोटे जो चित्र बनाए जाते हैं मांगलिक चित्र। मांगलिक चित्र कहने का मतलब होता है जो भगवान से या फिर धर्म से जुड़े जो चिन्ह होते हैं उनके जो चित्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने फर्श पर भी देखा होगा, बहुत सी इस तरीके की टाइल्स भी आती हैं जिनमें इस तरीके के चित्र बने होते हैं। तो इस तरीके के जितने भी जो चित्र बनाए जाते थे उन्हें अरिपण के अंतर्गत रखा जाता है। इस तरीके के जो चित्र हैं वो भी हमें मधुबनी पेंटिंग्स के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं।
इसके अलावा अगर हम लोग इसके बारे में और बात करें तो इसमें कागज़ और कपड़ों पर भी धार्मिक और धर्मेतर चित्रों का निर्माण किया जाता था। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दीवारों या फिर फर्श या फिर चौखट पर ही बनाए जाते थे। ये वाली जो पेंटिंग है वो कपड़ों और कागज़ पर भी हमें देखने को मिल जाती है। इनमें ज़्यादातर जो विषय होते थे इसके वो धार्मिक और धर्मेतर होते थे। धार्मिक कहने का मतलब है जितने भी जो धर्म हैं हमारे, जितने भी रिलीजन हैं उनसे संबंधित चित्र, और धर्मेतर वो हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को साहित्य के बारे में बताया था, धार्मिक और धर्मेतर साहित्य। तो इनमें जितने भी जो नाटक वगैरह हैं वो सारे जो चित्र होते थे वो धर्मेतर चित्रों के अंतर्गत आते थे। तो इस तरीके से दोनों ही तरीके के चित्र हमें मधुबनी पेंटिंग में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मधुबनी चित्रकला में चटकदार रंगों का प्रयोग तथा छोटे छोटे जगह को भी रंगों से भरा जाता था। यानी कि इसमें ज़्यादातर चटकदार यानी कि जो बहुत ज़्यादा डार्क कलर होते हैं उनका इनमें प्रयोग किया जाता था। और इनमें जो भी चित्र बनाए जाते थे ना उनमें थोड़ी सी भी जगह को ना खाली नहीं छोड़ा जाता था, यानी कि पूरे तरीके से उसको रंगों से भरा जाता था। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग ये भी देख सकते हैं, जैसे कि ये मोर का चित्र बनाया गया है और इस तरीके के ये भी चित्र देख सकते हैं। तो इस तरीके की जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये वाली पेंटिंग्स भी दिखाई थी, ये भी मधुबनी पेंटिंग्स के अंतर्गत ही आती हैं। तो इस तरीके से कुछ ये पेंटिंग्स आप लोग देख सकते हैं जो मधुबनी पेंटिंग्स के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं पुनर्जागरण शैली या फिर बंगाल की शैली। अब बंगाल, इसका नाम बंगाल शैली क्यों पड़ा है? क्योंकि ये बंगाल में ज़्यादातर फेमस थी, इसीलिए इसका नाम बंगाल शैली रखा गया है। और दूसरा, इसका नाम पुनर्जागरण शैली क्यों रखा गया है? तो उसका रीज़न ये है कि जब 19वीं सदी में या फिर 1857 के बाद जब पुनर्जागरण स्टार्ट होता है भारत में, ये सब लोग आप लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। जब मैं आप लोगों को मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगी तो उस टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भारत में पुनर्जागरण किस तरीके से हुआ था। तो ये वाली जो शैली है उसका विकास तभी होता है जब भारत में पुनर्जागरण होता है। तो इसीलिए इसका नाम पुनर्जागरण शैली रखा गया है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि पुनर्जागरण जो है उसकी शुरुआत बंगाल से ही हुई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सबसे शुरुआत या फिर हम लोग कह सकते हैं अपने साम्राज्य की शुरुआत उन्होंने बंगाल से ही की थी। तो उस टाइम अगर हम लोग बात करें बंगाल में बहुत ही ज़्यादा जितने भी तरीके के जो कार्य होते थे उनकी शुरुआत ज़्यादातर बंगाल से ही होती थी। इसीलिए इस शैली को बंगाल शैली का भी नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो शैली है इसका भी विकास बंगाल में ही हुआ था। तो अब हम लोग अगर बात करें इसका जो विकास हुआ था वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में एक नई शैली के रूप में पुनर्जागरण शैली या फिर बंगाल शैली का उदय हुआ था। अब इसमें स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी बताया है। तो अगर हम लोग बात करें जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नाम से एक आंदोलन के बारे में करवाऊंगी। तो ये वाली जो शैली है उसका विकास तभी होता है जब भारत में पुनर्जागरण काल चल रहा था। उस टाइम जब अंग्रेज़ों ने बंगाल का जो विभाजन कर दिया था उसी के बाद हमें स्वदेशी आंदोलन जो है उसकी शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। तो जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसी के दौरान हमें ये जो शैली है इसका उदय होता हुआ दिखाई देता है। अब अगर हम लोग बात करें अविंद्रनाथ टैगोर, इसके अलावा नंदलाल बोस, अजीत हलदल इत्यादि जो चित्रकार थे उन्होंने इस शैली में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इस शैली के विकास में इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। स्वदेशी चित्रकला को प्रोत्साहित करने के लिए अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की भी स्थापना की थी। यानी कि अगर हम लोग बात करें इन लोगों ने बहुत ज़्यादा योगदान तो दिया ही था, लेकिन इनमें जो अविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने इस चित्रकला को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग से सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। यानी कि कला को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक भारतीय सोसाइटी का निर्माण किया था। इस शैली के अंतर्गत अजंता और एलोरा
एवं और भी जितनी भी एशियाई चित्रकला हैं उनसे प्रेरणा ग्रहण की गई है। यानी कि अजंता और एलोरा के जो चित्र हैं उनसे इन लोगों ने प्रेरणा ग्रहण करके इसी तरीके की शैली का और ज़्यादा विकास करने का प्रयास किया है। अब अजंता और एलोरा के चित्र किस तरीके के थे, इनके बारे में मैंने जब आप लोगों को एंसेंट हिस्ट्री में करवाया था उस टाइम मैंने आप लोगों को अजंता और एलोरा की पेंटिंग्स के बारे में डिटेल में करवाया था। तो अगर आप लोग मेरा वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये जो शैली है बंगाल शैली या फिर पुनर्जागरण शैली, इसके विषय किस तरीके के हुआ करते थे, तो इनमें भी ज़्यादातर धार्मिक और धर्मेतर विषयों को ही अपनाया गया है। लेकिन इनमें जो चित्र बनाए जाते थे वो बिल्कुल यथार्थवादी चित्रण इनका किया जाता था, यानी कि बिल्कुल रियल या फिर वास्तविक हम लोग कह सकते हैं चित्र लगा करते थे। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये जो चित्र हैं इनमें राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित विषयों को महत्व नहीं दिया गया, यानी कि ज़्यादातर इसमें जो फोकस किया गया था वो धार्मिक और धर्मेतर विषयों पर ही ध्यान दिया गया था। जबकि ये जो राष्ट्रीय आंदोलन उस टाइम चल रहा था, यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो भी एक तरीके का राष्ट्रीय आंदोलन ही था, तो इसमें उससे रिलेटेड कोई भी चित्र नहीं बनाए गए हैं, यानी कि उस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया है। इन्होंने प्राचीन काल में यानी कि अजंता और एलोरा के जो चित्र थे उनसे प्रेरणा ग्रहण की थी, उस तरीके के चित्र बनाए थे। लेकिन इन्होंने स्वदेशी या फिर जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको प्रोत्साहित करने के लिए या फिर उससे संबंधित किसी भी तरीके के चित्र नहीं बनाए थे। तो इस तरीके से आप लोग बंगाल शैली के बारे में भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्ली चित्रकला के बारे में, यानी कि वर्ली पेंटिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये वाली जो चित्रकला है वो कहाँ पर देखने को मिलती थी। तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में प्रचलित एक चित्रकला है, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात की जो जनजातीय वाला क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं वो वाला जो एरिया है जो आधा गुजरात में पड़ता है और आधा महाराष्ट्र में पड़ता है, तो उस वाले एरिया में हमें वर्ली चित्रकला का विकास होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसमें किस तरीके के चित्र बनाए जाते थे, तो इसमें मुख्यतः लघु चित्र बनाए जाते थे। इसके अलावा इसमें प्राकृतिक विषयों पर ज़्यादा बल दिया गया है तथा दैनिक गतिविधियों का भी चित्रण मिलता है, यानी कि इसमें भित्ति चित्र के एग्जाम्पल हमें नहीं मिलते हैं, इसमें सिर्फ लघु चित्रों के एग्जाम्पल मिलते हैं। और उनमें भी ज़्यादातर इसके जो विषय होते थे या फिर हम लोग कह सकते हैं इसके जो पूरे विषय होते थे वो प्राकृतिक विषय होते थे, यानी कि इसमें ना तो धर्मेतर ना धार्मिक और किसी भी तरीके के विषयों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें प्राकृतिक यानी कि जो नेचर है हमारा, जो प्रकृति है उसको ध्यान में रखकर चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा ज़्यादातर इसमें जो दैनिक गतिविधियाँ होती थी उनका चित्रण किया गया है। अब अगर हम लोग बात करें वर्ली चित्रकला के जो चित्र होते थे उनकी तुलना भीमबेटका के चित्रों से भी की जाती है, यानी कि जिस तरीके के चित्र भीमबेटका से हमें प्राप्त हुए हैं उसी तरीके के चित्र हमें वर्ली चित्रकला में भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आप लोग वर्ली चित्रकला के बारे में याद रख सकते हैं। अब हमने कहा है कि इसके चित्र भीमबेटका के चित्रों से इसकी तुलना की जाती है, तो ये आप लोग देख सकते हैं वर्ली चित्रकला के जो चित्र होते थे वो कुछ इस तरीके से बनाए जाते थे और भीमबेटका में भी इसी तरीके के चित्र जो हैं वो भीमबेटका की गुफाओं से भी देखने को मिले हैं। तो इसीलिए वर्ली चित्रकला की तुलना भीमबेटका के चित्रों से भी की जाती है। तो इस तरीके से आप लोग वर्ली चित्रकला के बारे में याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं पट्टचित्र के बारे में, यानी कि कपड़ों या फिर कागज़ पर जो चित्र बनाए जाते थे उन्हें पट्टचित्र कहा जाता है। तो इनके जो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, पट्टचित्र में ज़्यादातर जो विषय रखे गए हैं वो धार्मिक विषय रखे गए हैं, यानी कि धर्म से संबंधित विषयों पर ही ये जो पट्टचित्र हैं वो बनाए जाते थे। अब ये पट्टचित्र जो हैं वो भी कई तरीके के होते थे, तो हम लोग इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग कलमकारी पट्टचित्र के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है वो हमें आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती तथा मसूलीपट्टनम से इस कला की शुरुआत होती हुई हमें दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें विजयनगर काल में भी इसका प्रचलन हमें देखने को मिल जाता है।
यानी कि विजयनगर जो एम्पायर था उसमें भी हमें ये वाली जो चित्रकला है उसका विकास होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसमें जो रंग होते थे उनमें प्राकृतिक रंगों और सब्जियों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि पहली बार ऐसी कोई चित्रकला देख रहे हैं जिसमें सब्जियों का भी प्रयोग उन चित्रों को भरने के लिए किया जाता था। तो इस तरीके से आप लोग कलमकारी के बारे में याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो शैली है इसकी वो है जादू पटिया। तो ये जो है वो हमें झारखंड के संथाल में कपड़ों पर लघु चित्र देखने को मिलते थे जिन्हें जादू पटिया कहा गया है। यानी कि ये एरिया वाइज डिवाइड किए गए हैं। कलमकारी जो है वो हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती थी। जादू पटिया जो है वो हमें झारखंड का जो संथाल वाला एरिया है, यानी कि सीधे तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जनजातियों की ये जो चित्रकला है वो जनजातियों से संबंधित है। संथाल जो जनजाति थी वहाँ पर हमें ये जो चित्रकला है वो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तीसरी जो है वो ठंका, ये हमें कहाँ पे मिलती है? तो ये बिहार तथा हिमालय वाला जो एरिया पड़ता है बिहार के पास में, वहाँ पर हमें बुद्ध और बोधिसत्व के चित्र मिलते हैं। तो उन्हें भी पट चित्र के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा इसमें चौथा आता है मंजूसा। तो ये हमें बिहार तथा झारखंड में धार्मिक विषयों पर चित्र देखने को मिल जाते हैं। इन्हें मंजूसा नाम दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग पट चित्र के बारे में याद रख सकते हैं। अब हम लोग कलमकारी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस तरीके की जो पेंटिंग्स आप लोग देख रहे हैं ये हमें कलमकारी की पेंटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रिटिश काल में किस तरीके से स्थापत्य कला का विकास हुआ उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।